नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। देखिए, दूसरे पेपरों की तरह पेपर नंबर 6 भी 200 नंबर का ही होता है और पहला सेक्शन इसका फिलॉसफी होता है, दूसरा सेक्शन इसका सोशियोलॉजी होता है और तीसरा सेक्शन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, ये जो पेपर है इसका कुछ सेक्शन किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, कुछ सेक्शन किसी को आसान लग सकता है। तो इस पेपर के लिए मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको जो चीज़ सरल लगती है आप उस चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना करके उसमें ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। तो अब इस पेपर की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये पेपर जो है 200 नंबर का बाकी पेपरों की तरह ही होता है और 75 पहला सेक्शन, 50 मार्क्स दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन 75 मार्क्स। एक एक करके तीनों सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला सेक्शन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, जो मतलब थर्ड सेक्शन है। इसमें आप देखेंगे मुख्यतः कि छत्तीसगढ़ की ट्राइब, इन यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, यही इस पूरे के पूरे सेक्शन का टॉपिक्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले जिसका प्री स्ट्रॉन्ग है उसका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये पार्ट फैक्चुअल पार्ट है। तो पहला आपका ये प्री स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी बात, ये फैक्चुअल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन, कुछ एनालिटिकल भी आ जाते हैं। तो एनालिटिकल के लिए हम कैसे डील करें? देखिए, एनालिटिकल के लिए जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आप जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट के उसके शायद 3 चैप्टर्स होते हैं जिसमें यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ का जो सामाजिक सेवाएं हैं, इनसे रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं एक इकोनॉमिक सर्वे में। उन चैप्टर्स को आप इस पार्ट से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं यहाँ की जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, या फिर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, महिलाओं के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इन सेक्शन से रिलेटेड है। उसके अलावा यदि बजट में कुछ आवंटन हुआ है, किसी योजना को स्पेशल बल दिया जा रहा है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है थोड़ा सा डायनेमिक एंगल भी ले लेता है ये। और जो स्टैटिक पार्ट है, जो आपने प्री में पढ़ा है, उसी को आपको वाक्य में लिखना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप यदि सोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं डाल दे रहा हूँ सोर्स, मेरे सोर्स जो मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जो भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं आप उसी सोर्स पे मतलब उसको फॉलो करिए, बार बार बुक चेंज मत करिए। बुक चेंज करने से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना वो एसोसिएट करके याद करता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दो बुक से पढ़ेंगे एक ही चीज को। तो यदि आपको मान लीजिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है, किसी भी पेपर में 2 बुक से पढ़ना पड़ रहा है किसी भी पेपर को, किसी भी टॉपिक को, तो आप उसको ना दोनों को मिक्स करके एक नोट्स बना लीजिए। तो वो नोट्स ही पढ़िए और फिर दोनों बुक को छोड़ दीजिए, ये आप करिए। और इस सेक्शन में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं कहीं आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो पॉइंट्स में आप कहाँ लिख सकते हैं? मान लीजिए बस्तर दशहरा का प्रश्न आ गया, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है। और यदि मान लीजिए कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, जैसे कि कोई एक जनजाति किसी एक विशेष शिल्प कला में निपुण है मान लीजिए, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आ गया, आपको ज्यादा उसके बारे में नहीं पता, तो आप पॉइंट्स में लिख नहीं सकते। लिखेंगे तो आप मतलब रिपीटेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे, वो दिखेगा अलग से कि बार बार उसी बात को कहने के अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है। तो उसको पैराग्राफ में ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। और यदि आप यहाँ पर यदि सेंसस याद रख सकें, जैसे कि सेंसस में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, कहाँ किस सेक्शन का, सोसाइटी के किस सेक्शन का पॉपुलेशन ज्यादा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, मेल्स का शिक्षा का लिटरेसी रेट कैसा है, फीमेल्स का कैसा है, बच्चों का कैसा है, सेक्स रेशियो कैसा है, ये सारी चीजें जब आप याद रखेंगे तो आप यहाँ पर इन चीजों को कोट या डाल सकते हैं। तो इससे आपके जो आंसर हैं बहुत ही अच्छे दिखेंगे। इवन कुछ क्वेश्चन में जब आप नहीं कुछ बना पाएंगे तो इनका यूज करके बेसिक कुछ चीजें लिख करके आप बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, मेरा ना जो एक मतलब मैंने क्या किया था, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछता है कि ट्राइब क्या होता है या शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होता है, तो मैंने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है उसको याद कर लिया था। तो मैं क्या करता था कि जो जगह पे डेफिनेशन हमें ऑफिशियल डेफिनेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं उसको रट लेता था। मैं अपने तरफ अपने वर्ड्स यूज करने की कोशिश नहीं करता था वहां पे। उसका सबसे मुख्य कारण ये है
कि मुझे पता है कि वो ऑफिशियल है और वो गवर्नमेंट ने खुद ही बनाया है, तो उसमें मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे, मैं वहां पर लिखूंगा तो कुछ ना कुछ तो मेरे शॉर्ट कमिंग्स हो जाएगी वहां पर। तो इस तरीके से मैंने इस सेक्शन को डील किया। इस पेपर का सेकंड सेक्शन सोशियोलॉजी। देखिए सोशियोलॉजी जो है ना सोसाइटी की स्टडी है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्या सेक्शन है, मतलब सब्जेक्ट है। हमें जब भी हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि आप इसको अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, देखिए ना, कम्युनिटी रहता है, तो कम्युनिटी क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे कि मैरिज इंस्टीट्यूशन है, तो क्या होता है मैरिज इंस्टीट्यूशन में कि दो लोगों की शादी होती है तो दो फैमिली क्लोज आती हैं, फिर तो ये सारे कैसे होते हैं, मतलब कैसे बांध के रखते हैं दो इंडिविजुअल्स को एक तरीके से, मतलब एक धागे में, उनकी फिर एक नई फैमिली आ जाती है। तो ये सारी चीजें ना एकदम प्रैक्टिकल से रिलेटेड है सोशियोलॉजी का पार्ट। तो इसको चिंतन करके पढ़िए, इसके बारे में आप कंटेम्पलेट करिए और उसके बाद इसको पढ़िए। पहले हम समझेंगे इसको पूरा। सिलेबस तो आप देख लेंगे, सिलेबस में आप जो भी लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना। ये नहीं होना चाहिए कि यूपीएससी की सोशियोलॉजी की ऑप्शनल आप उठा करके पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, ऐसा ना करें। सिर्फ 50 नंबर का आता है ये 1400 मार्क्स में, और ऊपर के ही से ही क्वेश्चन आते हैं। हमें इसको एक बार याद करने के बाद हमें इसमें चिंतन कर करके पढ़ना है, इसको अप्लाई करना है अपने डे टू डे लाइफ में। हमको समझना है कि रिलीजन क्या है, हमको समझना है कि क्यों सोसाइटी में अलग अलग कास्ट है, और क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, और ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मतलब उसके हर एक पहलू को हमको रख करके देखना है, अपने आप को उस सोसाइटी से थोड़ा बाहर का एक ऑब्जर्वर बना करके, कि जैसे कि मान लीजिए हम एक सोसाइटी, कोई अलग ही सोसाइटी को देख रहे हैं, और ऑब्जर्वर बना करके हमको स्टडी करने की कोशिश करनी है। और जितना आप चिंतन कर करके सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। इसकी खूबसूरती ये है इस सब्जेक्ट की कि आप एक बार समझ लिए तो रिवीजन की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। इसमें कुछ चीजों में पड़ती है जहाँ पॉइंट्स में याद करना पड़ता है, जैसे डिफरेंस याद करना है हमको, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन ऐसा टाइप से, तो वो तो पॉइंट्स याद करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप इसको एक बार समझ लिए ना अच्छे से, तो इसकी रिविजन बहुत ही कम पड़ती है। मैं फ्लो चार्ट बना करके कुछ चीज़ों को, जो पॉइंट्स वाला मैंने बताया, उसको मैं याद करने की कोशिश करता था ताकि मैं भूलूं नहीं। फ्लो चार्ट वैसे ही जैसे कि मैंने अपने वो वीडियो में प्रिपेयर फाइनल नोट्स वाला जो वीडियो है उसमें जो बताया है, हलवा टाइप का जो मैंने बताया फ्लो चार्ट, उस तरीके से मैं बना करके याद करने की कोशिश करता था सोशियोलॉजी में। आंसर राइटिंग में इसमें ये सहूलियत हो जाता है कि आप जो समझे हैं उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ एक आध चीज़ भूल गए, क्योंकि ये पूरी की पूरी समझ पे निर्भर करता है ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से। तो एक बार आप अच्छे से समझ गए तो रिवीजन बहुत कम मांगता है ये सब्जेक्ट, और आप अपने वर्ड्स में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कुछ डेफिनेशन को 2-2 लाइन के डेफिनेशन को याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मान लीजिए 8 नंबर के प्रश्न है या 10 नंबर के प्रश्न है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको एड्रेस कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में ये चीज़ पूरा क्लियर रहे। और इसके लिए आप YouTube की भी सहायता ले सकते हैं, जैसे कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको थोड़ा YouTube में सर्च करके एक बार देख लीजिए कि क्या इसमें है, क्या चीज़ इसमें। क्योंकि सोशियोलॉजी यूनिवर्सल टॉपिक है और बहुत सारे इसमें नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, तो उस टॉपिक को ही सर्च करिए। इसमें एक ये भी फायदा होता है, खैर ये तो पूरे PSC में फायदा होता है, यदि आप डिस्कस कर करके पढ़ सकें, खासकर ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें समझने की जरूरत पड़ती है हमको। अब जैसे कि जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि आर्ट ट्राइब एंड कल्चर है, और आपका कोई और टॉपिक है, जियोग्राफी है, तो उसमें उतना ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे तो चल जाता है। लेकिन ये जो है सोशियोलॉजी है, ये फिलॉसफी है, अभी आगे आएगा, तो इनमें जितना आप डिस्कस करके पढ़ेंगे, यदि आपको मिलते हैं जो कि सीरियस एस्पिरेंट बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आज पढ़े और कल नहीं पढ़ना वाले, सीरियस एस्पिरेंट, उनके साथ जब आप डिस्कस करेंगे ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि वो जो बताएंगे वो आपको तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम जब बताना शुरू करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में रहते हैं जो कि निकल करके आते हैं। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी को आप पढ़िए तो मेरे हिसाब से ये अच्छा, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं फिलॉसफी के बारे में। देखिए ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, और मैं सही बताऊं तो ये ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है और ये ना बहुत ज़्यादा सरल है, ये बीच का सब्जेक्ट है। जब आप इसको स्कोरिंग
एप्टीट्यूड से मतलब स्कोरिंग एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इसमें कुछ मुझे फिलोसफी में स्कोर करना है तो आपको ये कठिन लगने लगेगा। और आप जस्ट इसको एक बस इसमें मुझे एक एवरेज नंबर, अबव एवरेज नंबर लाने, इस पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको सरल लगने लगेगा। देखिए फिलॉसफी जो है ये कोई यूनिवर्सल मतलब जैसे कि हिस्ट्री है जो कि हुआ है, साइंस है जो कि प्रूव्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दार्शनिक होता है ये उसके व्यूज होते हैं। हो सकता है आप एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप अपने दिमाग को पूरा खाली रखें, उसके बाद इसकी पढ़ाई शुरू करें। जब दिमाग खाली रहेगा तभी आप जो वो कहना चाह रहा है, जो भी वो फिलोसोफर है, उसको आप पूरा समझ पाएंगे। मैं सच्ची बताऊं तो मुझे इंडियन फिलोसोफर्स आसान लगते थे और वेस्टर्न फिलोसोफर्स कठिन लगते थे। तो ये सबका अपना अपना रहता है, आपको कुछ कठिन लग सकते हैं, कुछ आसान लग सकते हैं। मैं क्या करता था, भले मेरे पास समय कम था, जैसे कि मैं तो बताया कि मैंने प्री की तैयारी जस्ट 5 महीना पहले शुरू की थी, 4 महीना, और प्री की जस्ट बाद बीच में जो समय था उसमें मैंने मेंस पढ़ा था। तो ये फिलोसफी मेरे लिए बहुत बड़ी कठिन सब्जेक्ट बन गया था। तो मैंने क्या किया, एक फिलोसोफर को मैं टारगेट करता था एक दिन के लिए, बस उसकी जो भी हमारे उस फिलोसोफर्स के जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में, उसको मैं पढ़ता था उस दिन और उसको समझता था। फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे करके बहुत लंबा जाता है ये। लगभग मुझे पता नहीं, शायद 40 होंगे, ऐसा कुछ होंगे। कुछ सरल भी पड़ जाते हैं और मैक्सिमम जो रहते हैं शुरू के थोड़े जो पुराने टाइम के जो दार्शनिक ज़्यादातर वो कठिन पड़ते हैं। तो उनको पढ़ने के उनको मान लीजिए मुझे दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा और चौथे दिन आया, मान लीजिए डिस्कार्टे में आ गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। तो मैं क्या करता था कि उसको स्किप कर देता था, तुरंत सर्कल लगाता था कि मेरा ये नहीं हुआ, अपने सिलेबस के जो फोटोकॉपी है उसमें ये मेरा नहीं हुआ, तो सर्कल करके मैं आगे बढ़ जाता था। मैं वेट नहीं करता था कि अब ये नहीं हुआ, जब तक ये नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तुरंत सर्कल करके आगे बढ़ जाता था। तो ऐसे करके मैं जब पूरा फिलोसफी जब कंप्लीट किया तो 8-9 ऐसे फिलोसफर्स मेरे फाइनली छूट गए थे, मतलब उनको नहीं पढ़ा था मैं। फिर धीरे धीरे करके मैं उनको धीरे करके मैंने उनको पढ़ा। देखिए सोर्सेस में ऐसा है कि आप ना, मैं तो मतलब लीडिंग जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब मेरा जब मेंस हो गया था उसके बाद मैं गया था देखने के लिए। मैंने तो पतंजलि से पढ़ा था, पतंजलि IAS के नोट्स जो कि UPSC का है, और वो बहुत ज़्यादा दिया था, उसमें कुछ हमारे सिलेबस भी मैच नहीं करता था। तो मेरे हिसाब से तो मत पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत उसमें निकालना पड़ता है और मुझे बुक से पढ़ना था, मेरे पास नोट्स नहीं थे लिखे हुए, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा था यदि मुझे फिर से देना पड़ा मान लीजिए एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आप तो जानते नहीं ना कि आप पूरा ही सेलेक्ट हो जाएंगे करके। तो मेंस देने के बाद मैं गया था, तो मुझे टूटेजा की वो जो पतली सी किताब आई थी वो अच्छी लगी, उसमें बस मैंने उसी को देखा और दूसरा देखने का नहीं देखा था मैं। और यदि आपको कुछ और भी अच्छी लगती है तो देख सकते हैं। मैंने बस मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता, यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो दूसरा ले लीजिए। और यूट्यूब में सर्च करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हर चीज़ लगभग बहुत कुछ अवेलेबल है इसके बारे में यूट्यूब में। और एक दार्शनिक को एक दिन पढ़ने का मेरा ये फंडा इसलिए था क्योंकि होता क्या है ना, एक के ऊपर एक जब दो लोगों के आप व्यूज सुन लेंगे एक ही दिन में, तो दोनों कंफ्यूज कर देते हैं और याद नहीं आते लास्ट मोमेंट में। तो इसीलिए ना एक को एक ही दिन में पढ़िए तो थोड़ा आसानी से ये याद हो जाएगा। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ, एक को पढ़ेंगे आप, मतलब आपके पास नोट्स है सब कुछ, तो एक को पढ़ेंगे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है एक दार्शनिक को पढ़ने में एक दिन में। तो आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बारे में सोचिए। मान लीजिए एग्जाम है आपका और आपको लगभग समझ लीजिए 40 मान लेते हैं मोटी मोटा कि दार्शनिक आपने पढ़े हैं और आपको 30 अच्छे से बनते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ बनेगा ही नहीं, 30 अच्छे से बनते हैं, 10 जो है वो प्रॉब्लम है। तो जो 30 अच्छे से बनते हैं उनको तो आप अच्छे से एड्रेस करके आ जाएंगे, वहाँ लिख के आ जाएंगे अच्छे से। लेकिन जो आपको जो 10 हैं जो नहीं बन रहे हैं, तो उनको भी तो आप पढ़ के जाएंगे ना, तो कुछ तो वहाँ पर लिख करके आएंगे ना। तो इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, बिल्कुल बनेगा आपको। हाँ, यदि आप इसको मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखें कि मुझे फुल स्कोर करना है, तो आप फंस जाएंगे। ये पेपर फुल स्कोर नहीं होता, जनरली नहीं होता। बड़े पर जो भी आप देखिएगा, क्योंकि टॉप 20 में भी जो इनका रैंक है उनका भी देखिएगा, तो फिलॉसफी के कारण उनके मार्क्स बहुत बार कम हुए हैं। तो इस पेपर में यदि स्कोर करना है तो इसका की है सोशियोलॉजी और आर्ट लाइफ एंड कल्चर, उसमें आप ज्यादा ध्यान दीजिए। फिलॉसफी को अबव एवरेज करिए और बिल्कुल बिंदास होकर के वहां जाकर के लिखिए। जितना आप समझ चुके रहेंगे, खासकर यहाँ डिस्कशन बहुत मायने रखता है। जैसे आपने दार्शनिक के बारे में पढ़ा, तो पढ़ते समय आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि क्या कह रहा है और ये क्यों कह रहा है।
तो ये दोनों प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। उसको फिर अपने आप में दिमाग में चलाने की कोशिश करिए, क्या है, मतलब खुद ही मंथन करिए, क्योंकि जितना आप मंथन करेंगे ना, उसकी जो व्यू है आपके दिमाग में उतने अच्छे से बैठेगी। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि बुक की नॉलेज आपको, बुक के जो जैसे डेफिनेशन बाकी में लिखने पड़ते इसमें नहीं लिखना, आपको अपने हिसाब से लिखना। तो उसको मनन करना, चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और उसके अलावा क्या है और क्यों है के अलावा आप देख सकते हैं कि हर एक दार्शनिक के कहीं न कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव उसके जो मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले जो फीचर्स हैं वो होते ही होते हैं। तो उनको देखिए। मान लीजिए कल को प्रश्न आ गया कि दो आपको जो फिलोसफर्स उनको कंपेयर करना है, तो वहां पर आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव पता है, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव पता है। तो 15 नंबर में भी आएगा तो आप आराम से 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस पेपर को थोड़ा मतलब इस टॉपिक को, फिलोसफी को थोड़ा डिटेल में पढ़िए, मतलब डिटेल इन द सेंस कि पूरा का पूरा लंबे समय तक पढ़िए इसको, थोड़ा हर दिन। तभी ये पेपर जो है ना, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये अच्छे इसमें पकड़ आएगी। और आप हमेशा अलग अलग डायग्राम, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं याद करने के लिए। एग्जाम में नहीं बनाना है ना, फिलोसफी में क्या डायग्राम का, तो याद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने वो कहा था। और उसको अच्छे से मेमोराइज करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए, मतलब यदि कोई फोटो वगैरह है तो उसको भी वहां पर चिपका दिए किसी एरिस्टोटल का, तो लिंक होता है। कभी कभी क्या होता है, प्लाटो और एरिस्टोटल का कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, जैसे कि स्पिनोजा आएगा, रेने डिस्कार्टे आएगा, तो ये सारी चीज में आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं कि, क्योंकि मैंने ये चीज को देखा था कि जो पतंजलि आईएएस की बुक है उसमें क्या किया था उन्होंने, हर फिलोसोफर के सामने जब वो चालू होता है फिलोसोफर, तो उसकी ना फोटो लगा दी उन्होंने, ताकि याद रहे कि हाँ ये फिलोसोफर था, इसका नाम था, इसने ये बात कही थी। तो ये भी कर सकते हैं। और ऐसे जरूरी नहीं है करना, लेकिन यदि कर ले तो अच्छी बात है। या अपने आप को, हमको कोई भी चीज याद करने के लिए जो भी अच्छी टेक्निक है, ऐसी टाइम पास टेक्निक है, जो भी रहे, हमको याद रहे, बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में उस चीज को याद रख सकें, चाहे जैसे भी हम याद रखें। तो इसी तरीके से फिलोसफी मैंने पढ़ी थी, और आप भी इस तरीके से यदि आपको हेल्प मिलता तो आप जरूर पढ़िए। एक लास्ट में बात बताना चाहूंगा कि जब आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, तो कोशिश करिए, कोशिश नहीं, मेरे हिसाब से तो ये करना ही चाहिए कि या तो जो सेक्शन 3 है, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, या तो सोशियोलॉजी, इन्हीं से शुरुआत करिए। मतलब 1-2 में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिलोसफी को लास्ट में रखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फिलोसफी में सोच के लिखना पड़ता है। तो सोच के लिखने के कारण यदि आप शुरू में उसको अटेम्प्ट करेंगे और ज्यादा समय उसने ले लिया उस सेक्शन में, तो आप हड़बड़ा जाएंगे बाकी सेक्शन के लिए, मेरे पास कम समय, मुझे जल्दी जल्दी कैसे लिखूंगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से फिलोसफी को लास्ट में अटेम्प्ट करना ही उचित है। बाकी आप टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजीज में डेवलप हो सकती है। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।